नमस्कार। आज हम व्यावसायिक दुनिया की एक दिलचस्प संरचना पर गहराई से बात करने वाले हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी। हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो भारत के द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के इर्द गिर्द घूमती है। हमारा इरादा है इस कानून के ज़रूरी पहलुओं को खंगालना। आखिर ये एलएलपी भला क्या है, इसे लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके खास फायदे क्या हैं और ये हमारी जानी पहचानी पार्टनरशिप या कंपनियों से कितनी अलग है। तो चलिए परत दर परत इसे समझते हैं। बिल्कुल। ये कानून 2008 में सामने आया। हालांकि इसकी अधिसूचना जनवरी 2007 में ही आ गई थी और राष्ट्रपति की सहमति मिली जनवरी 2009 में। देखिए, इसे लाने के पीछे एक बड़ा कारण था। पहले क्या था, या तो पारंपरिक पार्टनरशिप थी। हाँ, जिसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। बिल्कुल, मतलब बिजनेस डूबा तो घर बार भी जा सकता था। या फिर थी कंपनी, जिसका ढांचा आप जानते हैं काफी जटिल और नियमों से बंधा होता है। तो एलएलपी को इन दोनों के बीच एक संतुलित विकल्प के तौर पर लाया गया। अच्छा। खास तौर पर प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स और नए जमाने के उद्यमियों के लिए भी। उन्हें एक ऐसा ढांचा चाहिए था जो लचीला हो, चलाने में आसान हो, लेकिन साथ ही देनदारी का जोखिम भी सीमित रखे। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी और सेफ्टी भी। सही कहा। छोटे और मध्यम उद्यमों, मतलब एसएमईज, और जहां वेंचर कैपिटल जैसा बाहरी निवेश आता है, वहां ये बहुत कारगर साबित हुआ है। ये सीमित देयता का समझिए एक सुरक्षा कवच देता है, बिना कंपनी जितने भारी भरकम अनुपालन के बोझ के। तो सबसे पहले ये एलएलपी है क्या चीज? स्रोत बताते हैं कि ये अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, बॉडी कॉर्पोरेट होने का मतलब है कि कानून की नजर में एलएलपी का वजूद उसके पार्टनर से बिल्कुल अलग है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे एक इंसान की अपनी पहचान होती है, वैसे ही एलएलपी की भी अपनी कानूनी पहचान है। और इसी से जुड़ा है इसका परपेचुअल सक्सेशन होना। ये थोड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ, पर मतलब सीधा है। एलएलपी हमेशा चलती रहती है, किसी पार्टनर के आने से, जाने से, रिटायर होने से, यहाँ तक कि किसी की मृत्यु या दिवालिया होने से भी एलएलपी खत्म नहीं होती, वो चलती रहेगी। अच्छा, ये तो बिजनेस के लिए काफी स्थिरता देता होगा। बहुत ज्यादा, खासकर जब लंबे समय के प्रोजेक्ट्स हों या ग्राहक संबंध हो। पारंपरिक पार्टनरशिप में तो अक्सर क्या होता था, किसी पार्टनर के हटने पर फर्म भंग हो जाती थी। एलएलपी में ये दिक्कत नहीं है। और जो सबसे बड़ा आकर्षण लगता है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। इसका क्या मतलब है आसान शब्दों में? इसका मतलब है कि अगर एलएलपी पर कोई कर्ज या देनदारी आती है, तो वो एलएलपी की अपनी संपत्ति से चुकाई जाएगी। पार्टनर्स की निजी संपत्ति पर, उनके घर गाड़ी पर आंच नहीं आएगी। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ उतनी ही है जितनी पूंजी उन्होंने एलएलपी में लगाने का वादा किया है, मतलब उनका अग्रीड कंट्रीब्यूशन। ये तो पारंपरिक पार्टनरशिप से बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। ये सुविधा आने से पहले कई प्रोफेशनल्स पार्टनरशिप बनाने से हिचकिचाते थे। डर रहता था कि एक पार्टनर की गलती की सजा सबको भुगतनी पड़ सकती है। उनकी अपनी निजी जायदाद तक दांव पर लग जाती थी। एलएलपी ने इस डर को काफी हद तक कम कर दिया है। यहाँ एक और बड़ा फर्क आपने बताया था पारंपरिक पार्टनरशिप से, वो म्यूचुअल एजेंसी वाला। वो क्या है? हाँ, म्यूचुअल एजेंसी। देखिए, पारंपरिक पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर एक पार्टनर कोई डील करता है तो माना जाता है कि वो सबके बिहाफ पर कर रहा है, और बाकी सब पार्टनर भी उस डील के लिए बंध जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं, भले ही उन्हें पता हो या ना हो। यानी एक की करनी सबकी भरनी। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है। यहाँ हर पार्टनर सिर्फ एलएलपी का एजेंट माना जाता है, दूसरे पार्टनर्स का नहीं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर एक पार्टनर कोई गड़बड़ी करता है या अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर कोई काम करता है, तो उसके लिए दूसरे पार्टनर्स व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे। ये तो पार्टनर्स के लिए काफी राहत की बात है। हाँ, ये आपसी भरोसे के साथ साथ एक सुरक्षा भी देता है। और ये सब चलता कैसे है? मतलब पार्टनर्स के बीच के नियम कायदे कैसे तय होते हैं? ये चलता है एक एलएलपी एग्रीमेंट के जरिए। ये पार्टनर्स के बीच एक लिखित समझौता होता है। इसमें वो आपस में तय करते हैं कि किसके क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, मुनाफा कैसे बटेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, मतलब एलएलपी चलाने के सारे नियम कायदे। तो ये एग्रीमेंट बनाना जरूरी है? हाँ, ये एग्रीमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और इससे बनाना जरूरी है। वैसे अगर किसी वजह से पार्टनर्स ये एग्रीमेंट नहीं बनाते तो फिर एलएलपी एक्ट का पहला शेड्यूल लागू हो जाता है। अच्छा। उसमें कुछ स्टैंडर्ड नियम दिए गए हैं,
लेकिन बेहतर यही होता है कि पार्टनर्स अपनी जरूरत और समझ के हिसाब से खुद का एग्रीमेंट बनाएं। अच्छा, एलएलपी को एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी कहा गया है, कृत्रिम व्यक्ति। हाँ, मतलब कानून द्वारा बनाया गया एक व्यक्ति, इसके अपने अधिकार हैं, ये अपनी नाम पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद बेच सकती है, किसी पर केस कर सकती है और कोई इस पर भी केस कर सकता है। पर ये शादी नहीं कर सकती। हाँ, वो तो नहीं कर सकती, या कोर्ट में शपथ नहीं ले सकती जैसे हम और आप ले सकते हैं। एक और बात, एलएलपी चाहे तो अपनी एक कॉमन सील यानी मोहर रख सकती है, जो उसके आधिकारिक दस्तावेजों पर लगती है, पर अभी अनिवार्य नहीं रहा। अगर वो सील रखती है तो उसे कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की मौजूदगी में इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। अच्छा, तो एलएलपी में पार्टनर बन कौन कौन सकता है? क्या कोई भी? लगभग कोई भी। जैसे कोई भी व्यक्ति, मतलब इंडिविजुअल, पार्टनर बन सकता है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो, एनआरआई हो या विदेशी नागरिक हो। इसके अलावा कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब? कंपनियां। हाँ, भारत में बनी कंपनियां, विदेश में बनी कंपनियां, यहाँ तक कि दूसरी एलएलपी, चाहे भारतीय हो या विदेशी, वो भी पार्टनर बन सकती हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं बन सकते, ऐसा भी है? जी हाँ, कुछ पर रोक है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को अदालत ने दिमागी रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया हो और वो फैसला भी लागू हो, या कोई व्यक्ति जो दिवालिया हो, मतलब अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, या जिसने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए अर्जी दी हो और मामला भी पेंडिंग हो। इनके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टनर नहीं बन सकती या कॉर्पोरेशन सोल भी नहीं। और कम से कम कितने पार्टनर चाहिए होते हैं एलएलपी बनाने के लिए? कम से कम 2 पार्टनर जरूरी हैं, ये न्यूनतम जरूरत है। और अगर 2 से कम हो जाए तो? अगर कभी पार्टनर्स की संख्या घटकर 1 रह जाती है और एलएलपी इस अकेले पार्टनर के साथ 6 महीने से ज्यादा चलती रहती है, तो फिर उस 6 महीने के बाद होने वाले एलएलपी के कर्जों के लिए वो अकेला पार्टनर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो जाएगा, बशर्ते उसे पता हो कि वो अकेला रह गया है। अच्छा, और ज्यादा से ज्यादा कितने पार्टनर हो सकते हैं? इसकी कोई सीमा नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। यही बात इसे बड़ी प्रोफेशनल फर्म्स या जॉइंट वेंचर्स के लिए काफी आकर्षक बनाती है। इसमें एक डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी जिक्र आता है, ये क्या होता है? ये रेगुलर पार्टनर से अलग है? हाँ, ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। हर एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने जरूरी हैं, और ये डेजिग्नेटेड पार्टनर व्यक्ति ही होने चाहिए, मतलब इंडिविजुअल्स। बॉडी कॉर्पोरेट डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं हो सकती। हाँ, उनके नॉमिनी हो सकते हैं, और उन 2 में से कम एक भारत का निवासी होना चाहिए। भारत का निवासी, इसकी क्या परिभाषा है एक्ट में? इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 120 दिन भारत में रहा हो। पहले ये सीमा 182 दिन थी, अब 120 दिन है। हाँ, और अगर मान लीजिए किसी एलएलपी में सारे पार्टनर ही बॉडी कॉर्पोरेट हैं, मतलब कंपनियां हैं, तो फिर उन कंपनियों द्वारा नामित किए गए व्यक्ति डेजिग्नेटेड पार्टनर के तौर पर काम करेंगे। और इन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का खास काम क्या होता है? इनकी जिम्मेदारी क्या है? इनकी मुख्य जिम्मेदारी है ये पक्का करना कि एलएलपी कानून के सभी नियमों का पालन कर रही है या नहीं, जैसे समय पर जरूरी दस्तावेज जमा करना, जैसे रजिस्ट्रार के पास फॉर्म्स फाइल करना, सरकारी रिटर्न फाइल करना, अकाउंट्स मेंटेन करवाना वगैरह। मतलब सारे लीगल कंप्लायंस देखना इनकी जिम्मेदारी है। और अगर कोई गड़बड़ होती है, नियम तोड़े जाते हैं, तो फिर उस पर लगने वाले जुर्माने या सजा के लिए मुख्य रूप से यही डेजिग्नेटेड पार्टनर उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए हर डेजिग्नेटेड पार्टनर को सरकार से एक खास पहचान नंबर लेना होता है, जिसे कहते हैं DPIN, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कंपनियों में डायरेक्टर्स के लिए डिन होता है। बिल्कुल वैसा ही ये DPIN लेना अनिवार्य है डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए। ठीक है, तो ये तो हुई पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की बात। अब अगर किसी को एलएलपी बनानी हो तो प्रक्रिया क्या है? शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहला कदम है एलएलपी के लिए एक नाम चुनना और उसे रजिस्ट्रार से रिजर्व करवाना। इसके लिए ऑनलाइन एक फॉर्म भरना होता है, E-Form RUN LLP, मतलब रिजर्व यूनिक नेम LLP। नाम चुनने में किन बातों का ध्यान रखना होता है? ध्यान रखना होता है कि वो नाम पहले से मौजूद किसी दूसरी एलएलपी या कंपनी या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जैसा न हो, बिल्कुल वैसा या बहुत मिलता जुलता ना हो। साथ ही वो नाम ऐसा ना हो जो सरकार की नज़र में अवांछनीय लगे, मतलब अनडिजायरेबल ना हो, जैसे किसी कानून का उल्लंघन करता हो या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। और ये नाम कितने समय के लिए रिजर्व रहता है? एक बार रजिस्ट्रार नाम मंजूर कर लेता है तो वो 3 महीने के लिए आपके लिए रिजर्व हो जाता है। इसी 3 महीने के अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। नाम रिजर्व होने के बाद अगला कदम? इसके बाद आता है असली इनकॉर्पोरेशन का काम, यानी एलएलपी को रजिस्टर करवाना।
इसके लिए एक और ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, ई फॉर्म फिलिप। फिलिप का मतलब है फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये मुख्य आवेदन है। इसमें क्या क्या जानकारी देनी होती है? इसमें वो रिजर्व किया हुआ नाम, एलएलपी का प्रस्तावित बिजनेस क्या होगा, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का पता, सभी पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के नाम, पते, उनका डीपीआईएन या डीआईएन अगर है, और उनकी सहमति, ये सब देना होता है। और इसके साथ कोई और दस्तावेज भी लगता है क्या? हाँ, इसके साथ एक डिक्लेरेशन भी देना होता है। ये डिक्लेरेशन कोई प्रोफेशनल देता है, जैसे कोई वकील या कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, जो एलएलपी बनाने में मदद कर रहा है। और साथ ही एलएलपी के किसी एक सब्सक्राइबर, मतलब शुरुआती पार्टनर द्वारा भी ये दिया जाता है। इसमें वो पुष्टि करते हैं कि एक्ट और नियमों की सभी जरूरी शर्तों का पालन किया गया है। और जब रजिस्ट्रार इन सब दस्तावेजों से संतुष्ट हो जाता है तब रजिस्ट्रार उस एलएलपी को रजिस्टर कर लेता है और एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी करता है। आमतौर पर ये काम, अगर सब कुछ ठीक हो, तो कुछ ही दिनों में, शायद 14 दिन के अंदर हो जाता है। और ये सर्टिफिकेट मिलने का मतलब है कि एलएलपी अब बन गई? हाँ, ये सर्टिफिकेट इस बात का पक्का सबूत है कि एलएलपी अब कानूनी तौर पर अस्तित्व में आ गई है। उस तारीख से एलएलपी का वजूद शुरू हो जाता है। इसके बाद एलएलपी अपने नाम से कारोबार शुरू कर सकती है, संपत्ति खरीद सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। हर एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना भी तो जरूरी है, जहां सारी सरकारी चिट्ठी पत्री भेजी जा सके। बिल्कुल, फिलिप फॉर्म में ही रजिस्टर्ड ऑफिस का पता देना होता है, और अगर भविष्य में ऑफिस का पता बदलता है तो उसकी सूचना भी रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है, निर्धारित फॉर्म में। और वो एलएलपी एग्रीमेंट, वो कब फाइल करना होता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। एलएलपी बनने के, मतलब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के 30 दिनों के अंदर एलएलपी एग्रीमेंट बनाकर उसे रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। इसके लिए फॉर्म 3 इस्तेमाल होता है। जैसा हमने पहले बात की थी, ये एग्रीमेंट पार्टनर्स के आपसी रिश्ते और एलएलपी के कामकाज को तय करता है। अगर पार्टनर्स ने एलएलपी बनने से पहले ही आपस में कोई समझौता कर लिया था, तो उसे भी एलएलपी बनने के बाद सभी पार्टनर्स द्वारा पुष्टि, मतलब रैटिफाई करके इसी फॉर्म 3 के साथ फाइल किया जा सकता है। ठीक है, तो एलएलपी बन गई, अग्रीमेंट फाइल हो गया, अब उसे चलाने और हिसाब किताब रखने की भी तो जिम्मेदारियां होंगी। कानून इस बारे में क्या कहता है? हाँ बिल्कुल, एलएलपी को अपने हिसाब किताब की उचित पुस्तकें, मतलब प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी होती हैं। ये कैश बेसिस पर रखी जा सकती हैं या एक्रूअल बेसिस पर। एक्रूअल बेसिस मतलब जब लेन देन हो तभी एंट्री करना, भले पैसा बाद में मिले या जाए। और ये डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार होनी चाहिए, जो अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड तरीका है, और इन्हें हर साल ठीक से मेंटेन करना होता है। और क्या कुछ फाइल भी करना होता है सरकार के पास नियमित रूप से? हाँ, 2 मुख्य चीजें हैं जो हर साल फाइल करनी होती हैं। पहली, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। ये हर वित्तीय वर्ष खत्म होने के 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। इसमें क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इन सॉल्वेंसी में? इसमें एलएलपी की पिछले साल की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा होता है, उसके एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर। और एक डिक्लेरेशन होता है कि एलएलपी अपने कर्ज चुकाने में सक्षम है, मतलब सॉल्वेंट है। इस पर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के दस्तखत होने चाहिए। ये पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी है। और दूसरी चीज क्या फाइल करनी होती है? दूसरी है एनुअल रिटर्न। ये वित्तीय वर्ष खत्म होने के 60 दिनों के अंदर फाइल करना होता है। इसमें एलएलपी की बेसिक जानकारी होती है, जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस का पता, पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल्स, उनमें कोई बदलाव हुआ हो तो वो जानकारी वगैरह। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये पारंपरिक पार्टनरशिप फर्म से अलग है, जिन्हें ऐसा कोई एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता। क्या एलएलपी के खातों का ऑडिट करवाना भी जरूरी होता है, जैसे कंपनियों का होता है? ये निर्भर करता है। नियम ये तय करते हैं कि किस साइज या टर्नओवर वाली एलएलपी को अपने खातों का ऑडिट करवाना अनिवार्य है। अगर किसी एलएलपी का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है या उसमें पार्टनर्स का कुल योगदान 25 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसे अपने खातों का ऑडिट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना होगा। हालांकि केंद्र सरकार चाहे तो कुछ खास तरह की एलएलपी को ऑडिट से छूट भी दे सकती है, और सरकार आईसीएआई की सलाह पर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के मानक भी तय कर सकती है। और अगर ये सब फाइलिंग्स समय पर ना हो या हिसाब किताब ठीक से ना रखा जाए, तो क्या सजा या जुर्माना है? हाँ, जुर्माना है। जैसे अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी या एनुअल रिटर्न समय पर फाइल नहीं किया, तो एलएलपी पर और उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पर रोज के हिसाब से जुर्माना लग सकता है, शायद 100 रुपये प्रतिदिन, जब तक डिफॉल्ट जारी रहता है।
इसकी एक ऊपरी सीमा भी तय है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हो सकता है। इसी तरह अगर हिसाब किताब की सही किताबें नहीं रखीं तो भी एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पर जुर्माना है। और अगर गलत जानकारी दी तो? अगर किसी ने जानबूझकर किसी रिटर्न, स्टेटमेंट या दस्तावेज में कोई ऐसी जानकारी दी जो उसे पता है कि गलत है या कोई ज़रूरी बात छुपा ली, तो उसे सज़ा भी हो सकती है। इसमें 2 साल तक की कैद और जुर्माना जो 5 लाख रुपए तक हो सकता है, दोनों का प्रावधान है। तो कानून इन अनुपालनों को काफ़ी गंभीरता से लेता है। अच्छा, अब वापस उस लिमिटेड लायबिलिटी पर आते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि पार्टनर्स की निजी संपत्ति सुरक्षित है, लेकिन क्या ये हमेशा हर हाल में लागू होती है, या कोई ऐसी स्थिति भी है जहां पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड मतलब असीमित हो सकती है? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है जहां ये लिमिटेड लायबिलिटी का कवच हट जाता है, और वो है धोखाधड़ी यानी फ्रॉड का मामला। एक्ट का सेक्शन 30 साफ कहता है कि अगर एलएलपी या उसका कोई पार्टनर लेनदारों को मतलब क्रेडिटर्स को या किसी और व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से कोई काम करता है या किसी कपटपूर्ण उद्देश्य मतलब फ्रॉडुलेंट पर्पस से काम करता है, तो उस धोखाधड़ी वाले काम में शामिल एलएलपी और हर वो पार्टनर जो जानबूझकर इसमें शामिल था, उनकी देनदारी असीमित हो जाएगी। अनलिमिटेड? बाप रे, मतलब अगर फ्रॉड किया तो फिर कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। उस नुकसान की भरपाई के लिए एलएलपी के संपत्ति के साथ साथ दोषी पार्टनर्स की निजी संपत्ति भी इस्तेमाल की जा सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे धोखाधड़ी वाले काम में जानबूझकर शामिल होने वाले व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। सजा? कैसी सजा? 5 साल तक की जेल और जुर्माना जो 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति या संस्था को उस धोखाधड़ी से नुकसान हुआ है, उसे मुआवजा देने की जिम्मेदारी भी बनती है। एक बात और, अगर कोई पार्टनर धोखाधड़ी करता है तो एलएलपी भी तब तक उत्तरदायी होगी जब तक वो ये साबित न कर दे कि ये काम उसकी जानकारी या अधिकार के बिना हुआ था। तो कानून धोखाधड़ी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता? बिल्कुल नहीं। एक और दिलचस्प सिद्धांत का जिक्र था, होल्डिंग आउट। ये क्या है? सेक्शन 29। हाँ, होल्डिंग आउट। इसका मतलब है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो नहीं एलएलपी का पार्टनर, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा दिखाता है या लोगों को ऐसा मानने देता है, चाहे बोलकर या लिखकर या अपने व्यवहार से, कि वो पार्टनर है, और उसकी इस बात पर भरोसा करके कोई तीसरा व्यक्ति एलएलपी को उधार दे देता है या कोई और सौदा कर लेता है, तो वो व्यक्ति जिसने खुद को पार्टनर बताया था, उस उधार या सौदे के लिए वैसे ही जिम्मेदार होगा जैसे कि वो सचमुच पार्टनर होता, भले ही वो असल में पार्टनर ना हो। हाँ, भले ही वो असल में पार्टनर ना हो। इससे पार्टनर बाय एस्टॉपल या होल्डिंग आउट कहते हैं। और ऐसी स्थिति में एलएलपी भी उस उधार या उससे हुए फायदे की सीमा तक जिम्मेदार हो सकती है अगर उसने उस व्यक्ति को ऐसा दिखाने दिया। लेकिन इससे उस व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी कम नहीं होगी जिसने खुद को पार्टनर के तौर पर पेश किया था। अच्छा, एक्ट में विसल ब्लोइंग के लिए भी कुछ है? मतलब अगर कोई अंदर की गड़बड़ी बताता है तो उसे सुरक्षा मिलती है? हाँ, सेक्शन 31 में विसल ब्लोइंग का प्रावधान है जो काफी महत्वपूर्ण है। अगर कोई पार्टनर या एलएलपी का कोई कर्मचारी जांच एजेंसियों को ऐसी जानकारी देता है जो उपयोगी है और उस जानकारी से एलएलपी या उसके किसी पार्टनर या किसी और कर्मचारी पर इस एक्ट या किसी और कानून के तहत कोई दोष साबित होता है, तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल उस सूचना देने वाले व्यक्ति पर लगने वाले जुर्माने को कम कर सकता है या पूरी तरह माफ भी कर सकता है। और इसे कोई परेशान तो नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी बात यही है, एक्ट कहता है कि ऐसे विसल ब्लोअर को उसकी नौकरी से निकाला नहीं जा सकता, उसका डिमोशन नहीं किया जा सकता, उसे धमकाया या परेशान नहीं किया जा सकता, या किसी भी तरह से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि उसने जानकारी दी थी। ये पारदर्शिता और सही कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए, क्या कोई मौजूदा बिजनेस जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई कंपनी एलएलपी में बदल सकती है? हाँ, बिल्कुल। एक्ट में इसके लिए बाकायदा प्रावधान है। एक मौजूदा पार्टनरशिप फर्म जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत बनी हो, या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो कंपनी एक्ट के तहत बनी हो, ये सभी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती हैं। कैसे? क्या प्रक्रिया है? इसके लिए एक्ट के 2, 3 और 4 शेड्यूल में प्रक्रिया और शर्तें बताई गई हैं। मूल रूप से उन्हें रजिस्ट्रार के पास आवेदन देना होता है, जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसे सभी पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स की सहमति दिखानी होती है, क्रेडिटर्स का ध्यान रखना होता है। आपने कहा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनियां नहीं बदल सकती? नहीं, लिस्टेड पब्लिक कंपनियां एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती,
जब रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है कि सभी शर्तें पूरी हो गई हैं, तो वो कन्वर्जन को रजिस्टर करके एलएलपी का नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी कर देता है। और कन्वर्जन के बाद पुरानी फर्म या कंपनी का क्या होता है, उसकी संपत्ति और देनदारियों का? जैसे ही कन्वर्जन रजिस्टर होता है, पुरानी फर्म या कंपनी की सारी संपत्ति, चाहे वो जमीन जायदाद हो, मशीनरी हो, बैंक बैलेंस हो, सारे अधिकार, सारे विशेषाधिकार और साथ ही सारी देनदारियां, सारे कर्ज, सारे दायित्व, सब कुछ अपने आप नई बनी एलएलपी को ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब पुरानी इकाई खत्म। हाँ, पुरानी फर्म या कंपनी कानूनी तौर पर भंग मान ली जाती है और उसे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रजिस्टर से हटा दिया जाता है। और नई एलएलपी को इस कन्वर्जन की सूचना 15 दिनों के अंदर संबंधित पुराने रजिस्ट्रार को भी देनी होती है। तो हमने एलएलपी के कई पहलू देखे। अगर अब हम संक्षेप में समझना चाहें तो ये पारंपरिक पार्टनरशिप फर्म से मुख्य रूप से कैसे अलग हैं। कुछ मुख्य बिंदु है, उसकी अपनी अलग कानूनी पहचान है, फर्म की नहीं होती। दूसरा, एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन है, वो हमेशा चलती रहती है, फर्म अक्सर पार्टनर बदलने पर भंग हो जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा अंतर, एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, फर्म में अनलिमिटेड। हाँ, ये तो सबसे अहम है। बिल्कुल। चौथा, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, फर्म का रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक है। पांचवां, म्यूचुअल एजेंसी, एलएलपी में पार्टनर सिर्फ एलएलपी का एजेंट है, दूसरे पार्टनर्स का नहीं। फर्म में एक पार्टनर बाकी सबको भी बांध सकता है। छठा, एलएलपी को सालाना रिटर्न और अकाउंट्स फाइल करने होते हैं, फर्म को ये सब करने की जरूरत नहीं होती। और एक और बात, एलएलपी में विदेशी नागरिक भी पार्टनर बन सकते हैं, पारंपरिक फर्म में नहीं। ठीक है। और अगर कंपनी से तुलना करें, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी से, एलएलपी कैसे अलग है? यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। सबसे पहला तो अंदरूनी ढांचा और कामकाज का है। एलएलपी का ढांचा पार्टनर्स अपने एग्रीमेंट से तय करते हैं, जिसमें काफी लचीलापन होता है। कंपनी का ढांचा काफी हद तक कंपनी एक्ट के कड़े नियमों और प्रक्रियाओं से बंधा होता है। मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, बोर्ड मीटिंग्स, शेयर होल्डर मीटिंग्स, काफी कुछ। और मालिक कौन कहलाता है? एलएलपी में मालिक पार्टनर्स कहलाते हैं, कंपनी में मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। न्यूनतम संख्या देखें तो एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। कंपनी में मेंबर्स की संख्या उसके प्रकार पर निर्भर करती है। प्राइवेट में कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 200। पब्लिक में कम से कम 7, ज्यादा की कोई सीमा नहीं। मैनेजमेंट कैसे होता है? मैनेजमेंट की बात करें तो एलएलपी में आमतौर पर पार्टनर्स या उनके द्वारा नियुक्त डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ही मैनेजमेंट देखते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबल है। कंपनी में मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स द्वारा चुने गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, जो ज्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर है। और कंप्लायंस का बोझ, कानूनी अनुपालन मतलब कंप्लायंस भी एलएलपी में कंपनी की तुलना में आमतौर पर कुछ कम जटिल होते हैं। मीटिंग्स, रेजोल्यूशन फाइलिंग वगैरह कंपनी में ज्यादा होती हैं। तो कुल मिलाकर ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 भारत में बिजनेस करने वालों के लिए, खासकर प्रोफेशनल्स और नए उद्यमियों के लिए एक बहुत ही उपयोगी और जरूरी विकल्प लेकर आया है। हाँ, ये सीमित देनदारी का वो फायदा देता है जो पहले पार्टनरशिप में नहीं था, और साथ ही कामकाज का वो लचीलापन देता है जो शायद कंपनी में अक्सर कम मिलता है। एक तरह का बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। काफी हद तक कह सकते हैं। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास रहा है जिसने बिजनेस करने के तरीके को बदला है। इसने कई लोगों को, खासकर प्रोफेशनल्स को, अपना उद्यम संगठित तरीके से और सीमित जोखिम के साथ शुरू करने का हौसला दिया है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, देखिए आज अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बदल रही है। गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, लोग प्रोजेक्ट आधारित काम कर रहे हैं, स्वतंत्र पेशेवर बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य की इन बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा एलएलपी ढांचे में और बदलाव या विकास की जरूरत पड़ेगी? क्या हमें इससे भी ज्यादा लचीली, शायद किसी नई तरह की हाइब्रिड संरचना की जरूरत होगी जिसके बारे में अभी हमने सोचा भी नहीं है, जो सीमित देयता के साथ और ज्यादा ऑपरेशनल स्वतंत्रता दे? ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में व्यावसायिक संरचनाएं कैसे विकसित होंगी। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है भविष्य के लिए।